आज की कहानी शुरू करने से पहले एक कहावत के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी की ये कहावत कुछ इस तरह है, यू कैन हैव 1,000 प्रॉब्लम्स अंटिल यू हैव अ हेल्थ प्रॉब्लम, देन यू ओनली हैव वन। कहते हैं ज़िंदगी में हज़ार मुसीबतें होती हैं, पर जब तक शरीर तंदुरुस्त है आदमी सब झेल लेता है। मगर जिस दिन शरीर ही टूटने लगे उसी पल दुनिया की सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। दर्द का सबसे बड़ा रूप होता है शरीर का कष्ट। बाकी सब चीज़ें उसके सामने मामूली पड़ जाती हैं। और जब वो कष्ट जानलेवा बन जाए तो आदमी सिर्फ एक ही दुआ करता है, बस इस पल से निकल जाऊं। कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन कुछ किस्मत के जाल में फंस जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही जानलेवा डर के इर्द गिर्द घूमती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूं केनेथ एंडरसन की एक और कहानी। ये किस्सा वायनाड के जंगलों के आसपास का है। ये इलाका काकनकोटे के जंगलों के नाम से भी मशहूर है। काबिनी नदी जिसके उत्तर में मैसूर और दक्षिण में केरला पड़ता है, ये जंगल उसी के इलाके का है। ये पूरा इलाका वेस्टर्न घाट या जिसे पश्चिमी घाट या सहदरी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पड़ता है। तब मैसूर स्टेट बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। आज़ादी के बाद ये कर्नाटका वगैरह में बदल दिया गया। घने जंगल और लीच और टिक्स होने के कारण यहाँ छोटे जानवर जैसे हिरण और बाकी प्रजातियाँ बहुत कम पाई जाती थी। यहाँ बस बड़े जानवर जैसे हाथी या गौर ही मिलते थे। बाकी जानवर पहाड़ों से थोड़ा और नीचे कम घने जंगलों में पाए जाते हैं। इन्हीं सब के चलते यहाँ बाघ माने टाइगर और तेंदुए कभी भी नहीं देखे गए थे। इस इलाके के केरला वाली तरफ एक छोटा कस्बा पड़ता है जिसका नाम मननटौडी है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि काकनकोटे से मननटौडी जा रहे एक मुसाफिर को एक बाघ ने मार डाला। इसका पता फॉरेस्ट गार्ड को कुछ दिन बाद पता चला, जब उसने एक नई चप्पल सड़क पर पड़ी देखी और सड़क से कुछ नीचे जाकर इसने एक धोती को झाड़ियों में लिपटा देखा और वहीं पास में इसे खून के छींटे और टाइगर के पग मार्क्स यानी पैरों के निशान दिखे। ये फॉरेस्ट गार्ड झट से वहाँ से निकल लिया, पर इस बात को किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि यहाँ बाघ बिल्कुल भी नहीं थे और सबने सोचा कि कोई भूला भटका बाघ यहाँ आ गया होगा। कुछ दिनों बाद इस इलाके में खेदा नाम के ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके चलते शोलगा और करुम्बा जनजाति के लोग सरकार की मदद करते हुए जंगली हाथियों को पकड़ने में उनकी सहायता करते थे। ये लोग जंगल में 2-3 कैंप्स और टेम्परेरी सी झोंपड़ी बनाकर रहते थे। तो इस सब के चलते दो और लोग करुम्बा जनजाति के इन्हीं के बीच से 2-3 दिन के अंतराल में ही गायब हो गए और इस इलाके में बाघ की दहशत फैल गई। केनेथ इन दिनों अपने दोस्त तिमाया के फार्म हाउस में कूर्ग में रुके हुए थे और उनका इस बाघ को मारने का कोई प्लान नहीं था। एक तो कूर्ग से यह जगह थोड़ी दूर थी और वो अपनी गन बैंगलोर में ही छोड़कर आए थे, पर इनके दोस्त ने इस टाइगर को मारने का मन बना लिया था और केनेथ को भी अपने साथ चलने को बोला। पर केनेथ ने जब अपना डिसइंटरेस्ट दिखाया तो इसने शर्त लगाई कि अगले 10 दिन के अंदर ये बाघ किसी और इंसान को पक्का मारेगा और अगर ऐसा हुआ तो उनको उसके साथ उस बाघ के पीछे जाना पड़ेगा। और चौथे ही दिन इनको खबर मिली कि बाघ ने एक औरत को, जो कि गांव के पास नदी में पानी भरने गई थी, उसे मार दिया। तो ये अपने लंबे सफ़र पर निकल पड़ते हैं। पहले बैंगलोर, जहाँ से बंदूक और बाकी 15-20 दिन जंगल में काटने के लिए सामान लेते हैं, और फिर ये लोग मननटौडी के रेस्ट हाउस में 4 दिन के बाद पहुँचते हैं। पूछताछ करने पर इनको कुछ ज़्यादा खबर नहीं मिली। 1-2 दिन में ज़्यादा खबर ना मिलने पर ये लोग वापस कूर्ग जाने का प्लान बना लेते हैं और वहाँ से केनेथ ने सोचा कि वो बैंगलोर चले जाएंगे और अगले ही दिन ये अपना सामान बांधकर बैंगलोर की तरफ निकल जाते हैं। अभी मननटौडी से ये लोग कुछ 10 मील ही बाहर निकले थे जब इन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते दिखे। इन लोगों में एक इंसान बड़े गंभीर तरीके से घायल था। किस्सा कुछ ऐसा हुआ, ये लोग बांस काटने वाले लोग थे और एक ठेकेदार के लिए काम कर रहे थे, जब अचानक से बाघ ने इन पर हमला बोल दिया। बाघ ने इनमें से एक इंसान को धर दबोचा और उसे पकड़कर जंगल की तरफ भागा। लेकिन उस इंसान का भाई, जिसका नाम येगा था, वो साहस का उदाहरण दिखाते हुए उस बाघ के पीछे भाग पड़ा। जब बाघ और उसके बीच में दूरी बढ़ने लगी तो उसने अपने हाथ की कुल्हाड़ी बाघ की तरफ फेंकी और वो उस बाघ के जांघ में जाकर लग गई।
इस पूरे माहौल से उस बाघ का साहस टूट गया और वो अपने शिकार को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। ये लोग उसी इंसान को पकड़ कर कहीं मदद के लिए जा रहे थे जब इन्हें केनेथ और टिमाया गाड़ी में मिल गए। और यहाँ से शुरुआत होती है केनेथ और इस बाघ की आंख मिचोली की। उस घायल इंसान को गाड़ी में भरकर तिमाया और बाकी लोग हॉस्पिटल की तरफ निकल गए और केनेथ और येगा जंगल में बाघ की तरफ। येगा आगे आगे चलकर बाघ के निशान ढूंढ रहा था और केनेथ हाथ में राइफल पकड़े दोनों को सेफ रख के पीछे पीछे चल रहे थे। काफ़ी टाइम बाघ के निशानों का पीछा करने के बाद उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा और वो निशान भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। बाघ ना मिलने पर हताश होकर वो लोग वापस उन लकड़हारों के कैंप साइट में पहुंच जाते हैं। वहाँ तिमाया पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा था। आज की नाकामी के बाद वो कल फिर शुरू करने का सोचकर वापस मननटॉडी के रेस्ट हाउस की तरफ निकल जाते हैं। और ये इनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई, जिसकी वजह से एक और आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वो बाघ रात में उन लकड़हारों के कैंप में हमला करता है और वो उनकी टेम्परेरी झोंपड़ी के नीचे से एक इंसान को उठाकर ले जाता है। और ये वही वाक़या है जिसका मैंने कहानी के शुरू होने से पहले आपसे जिक्र किया था। बाघ रात में आकर झोंपड़ी के नीचे से अपने पंजे को अंदर डालकर एक इंसान को बाहर खींच लेता है। बाघ काफ़ी भूखा था और किसी भी हालत में उस इंसान को खोना नहीं चाहता था। तो अपनी जहाँ पर भी पहली पकड़ बाघ ने उस इंसान पर बनाई थी, उसी पकड़ को मजबूत कर वो जंगल की तरफ भागता है। ये पकड़ उस इंसान को मारने के लिए काफ़ी नहीं थी। तो काफ़ी लंबे समय तक इन लोगों को उस इंसान की चीखें रात में सुनती रही। और वो तब तक सुनती रही जब तक बाघ ने उन चीखों से तंग आकर उस इंसान को मार नहीं दिया। कल्पना भी नहीं कर सकते मैं और आप अपने घरों में बैठकर कि क्या ही गुजरी होगी उस इंसान पर। पल पल मौत का इंतज़ार, पर एक उम्मीद कि क्या पता वो किसी तरह से बच जाए। इसी पल वो अपनी ज़िंदगी की सभी मुसीबतों को भूलकर बस अपनी जान की इच्छा कर रहा होगा। पर किस्मत उसके साथ नहीं थी उस दिन। बहरहाल जब ये सब केनेथ ने सुना तो वो बहुत निराश हुए। सभी डरे हुए लकड़हारों को गाड़ी में भरकर तिमाया कस्बे की तरफ चले गए और केनेथ और येगा बाघ के पीछे निकल जाते हैं। काफ़ी देर निशानों का पीछा करते हुए वो उस लाश तक पहुंच ही जाते हैं, जिसका बस हाथ, पैर और थोड़ी सी जांघ ही बची थी। पर फिर भी वो बाघ के वापस आने के लिए काफ़ी थी। अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने आई कि मचान बनाने के लिए कोई भी पेड़ आसपास नहीं था और सबसे पास का पेड़ 80 गज दूर था। ये 80 गज दिन में तो काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन रात में टॉर्च की रोशनी में शिकार करते हुए ये बहुत ज़्यादा होता है। अब ये दोनों सोचने लगे कि क्या कर सकते हैं। उस इंसान का शव जहाँ पड़ा था उससे कुछ ही दूर एक घास का पैच था। चाहे सोचने और सुनने में ये कितना ही भयानक लगे, लेकिन केनेथ ने किसी भी और छिपने की जगह ना होने के कारण इसी में ही छिपकर बाघ के आने के इंतज़ार करने का मन बना लिया था। इस प्लान में मुसीबत बस यही थी, ये घास की ज़मीन का टुकड़ा बाघ के आने के रास्ते में सीधा पड़ता था और केनेथ रात में या तो शव को देख पाते या बाघ के आने वाले रास्ते को। तो इसमें येगा ने बड़ी निडरता से कहा कि ये दोनों पीठ से पीठ लगाकर घास में बैठ सकते हैं। एक इंसान शव को देख सकता है और दूसरा बाघ के आने वाले रास्ते को, और जिसे भी बाघ पहले दिखेगा वो दूसरी को कोहनी मार के आगाह कर देगा। इस प्लान में ज़्यादा खतरा बाघ के आने वाले रास्ते से था, तो केनेथ ने रास्ते की तरफ बैठने का प्लान बनाया और येगा ने शव की तरफ मुंह करके बैठने का। इसी प्लान को फाइनल करके वो वापस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचते हैं और तिमाया को ये सब प्लान बताते हैं। ये सुनते ही तिमाया ने ज़िद की कि येगा की जगह वो केनेथ के साथ बैठेगा। तिमाया की ज़िद देखकर आखिर केनेथ ने हार मानी और 4 बजे खाना वगैरह खाकर वो उस तयशुदा जगह पर पहुंच जाते हैं। प्लान के मुताबिक केनेथ बाघ के आने वाले रास्ते और तिमाया शव की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में शाम होती है और कुछ देर बाद लंबे इंतज़ार की रात। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि इस जंगल से सांबर, बंदर और बाकी हिरन लगभग गायब ही थे।
तो इन जानवरों का ना होने के कारण बाघ की मूवमेंट का रात में पता चलना बड़ा मुश्किल था। पर फिर भी जंगल को ध्यान से सुनकर आप जंगल और जंगली जानवरों की मूवमेंट का बड़े अच्छे से पता कर सकते हैं। यहाँ बाकी जानवर हो ना हो, पर ब्लू बॉटल फ्लाइज, जो कि आम तौर पर हम सब ने सड़ती चीज़ों पर फीड करते हुए पक्का देखी होंगी, उन मक्खियों ने इस शव को पूरी तरह से ढका हुआ था और कुछ भी चीज़ के इनके पास आने पर ये झट से एक साथ उड़ती और इनकी उड़ने की आवाज़ जंगल की भाषा सुनने और समझने वाले के लिए बहुत अहम होती है। रात में सितारे वगैरह निकलने के कुछ देर बाद इन दोनों को लाश की तरफ से कुछ आवाज़ सुनी और साथ में मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ भी आई। कुछ पलों के बाद ये हरकत फिर से हुई। तिमाया ने केनेथ को कोहनी मारकर इशारा किया तो केनेथ धीरे से खड़े हुए और जैसे ही इन्होंने अपनी बंदूक पर लगी टॉर्च को जलाया तो देखा कि वो जानवर कोई बाघ नहीं था बल्कि एक तेंदुआ था। एक पल को केनेथ को लगा ये हत्यारा कहीं हमेशा से तेंदुआ ही तो नहीं था, बट अगले ही पल उन्हें याद आया कि वो यहाँ तक एक बाघ के पैरों का निशान का पीछा करते हुए आए हैं, तो निश्चित तौर पर कोई तेंदुआ तो नहीं हो सकता था। ये बस एक भटका हुआ तेंदुआ था जो बाघ के शिकार के पास पहुंच गया था और अपना मन बना रहा था कि उसे खाए या नहीं। केनेथ की टॉर्च की रोशनी और बाघ का शिकार देख तेंदुआ झट से जंगल में गायब हो गया। केनेथ ने भी उतनी ही जल्दी से टॉर्च बंद की और अपनी जगह पर बैठ गए। अब इनके मन में ये चलना शुरू हुआ कि कहीं बाघ ने इनको कहीं आसपास से देख ना लिया हो और इनको अपने शिकार की लिस्ट में शामिल करने की ताक में ना हो। पर वो मक्खियों और तेंदुए का बाघ के शिकार के इतना पास होना एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बाघ कहीं आसपास तो नहीं था। ये फिर चुपचाप से वहीं बैठ गए और बाघ के आने का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ और केनेथ को भी नींद से आने लगी। बीच में उन्हें एक दो बार कुछ आवाज़ आई, पर उन्होंने उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर फिर अचानक 15 मिनट बाद वो एकदम से चौकन्ने हो गए। उन्हें किसी भारी जानवर के पैरों नीचे आई एक लकड़ी के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। टिमाया ने भी इस आवाज़ को सुना था क्योंकि वो भी एकदम से चौकन्ने हो गए थे। ये आवाज़ केनेथ के एकदम सामने से नहीं बल्कि कुछ बाईं ओर से आई थी। अपने कानों को स्ट्रेन करके वो अच्छे से सुनने लगे तो उनको फिर से आवाज़ आई और केनेथ ने खड़े होकर उस तरफ बंदूक तान के जैसी टॉर्च की रोशनी जलाई, उन्हें बाघ नज़र तो आया, पर इससे पहले वो गोली चला पाते बाघ जंगल में गायब हो गया। केनेथ को अफसोस हुआ कि वो थोड़ा जल्दी खड़े हो गए, लेकिन हो सकता था कि बाघ उन पर घात लगाए बैठा हो और बस हमला करने वाला ही था जब केनेथ ने अपने टॉर्च की रोशनी जलाई। अब बाघ को इनकी प्रेजेंस और ये कहाँ बैठे थे उसका पता तो चल गया था, पर उसे अभी ये नहीं पता था कि वहाँ कितने लोग बैठे हैं घास में। ये जानने के लिए और अपनी ना खुशी उसने बहुत ज़ोर ज़ोर के दहाड़ दहाड़ कर जताई। वो बड़ी देर तक जंगल से ज़ोर ज़ोर के दहाड़ता रहा और वो इनके चारों तरफ जंगल में चक्कर काटने लगा। बाघ का दहाड़ा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा कर रही थी। बड़ी देर ये सब होता रहा तो केनेथ ने एक योजना बनाई। उन्होंने चुपके से तिमाया के कान में बोला कि वो उठकर उन लकड़हारों के कैंप की तरफ निकलेंगे और बाघ ने अगर साहस किया तो वो उन पर हमला कर सकता है, तो इनको उसे मारने का मौका मिलेगा, और अगर उसने हमला नहीं किया और अपने शिकार पर खाने गया तो तिमाया को उसको मारने का मौका मिल जाएगा। तिमाया को ये एकदम आत्महत्या वाला प्लान लगा और उसने इन्हें ऐसा करने से मना किया, पर केनेथ खड़े हुए अपने टांगों में खून का सर्कुलेशन चालू करने के लिए थोड़ी देर वैसे ही वहाँ खड़े रहे और उन्होंने ऐसा करते देख बाघ ने भी देख लिया था। अब वो और ज़ोर से दहाड़ रहा था। कुछ मिनट लेकर केनेथ उस कैंप की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वो लगभग 25 ही गज ही चले थे कि बाघ ने साहस किया और उन पर हमला कर दिया। इसी पल केनेथ ने टॉर्च जलाई और बाघ को अपने निशाने पर लाए, पर अगले ही पल इनकी आंखों में तेज़ रोशनी पड़ी जिसने इन्हें एकदम से कुछ पल के लिए अंधा कर दिया। बाघ को भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, तो वो भी 2 पल के लिए वहीं खड़ा हो गया। ये रोशनी तिमाया की बंदूक पर लगी टॉर्च की थी
और उन्होंने बाग की लोकेशन को थोड़ा गलत अनुमान लगाया और वो सीधा टॉर्च की रोशनी केनेथ की आंखों में दे मारी। केनेथ थोड़ा सा साइड में हुए और अब तक तिमाया ने भी अपनी टॉर्च की रोशनी बाग पर फोकस कर दी थी। कुछ पल बाद केनेथ की भी आंखें थोड़ी ठीक हो गई और उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि बाघ बिल्कुल अपने अगले पंजों पर इनसे करीब 4-5 फीट दूरी पर इन पर हमला करने की साजिश कर रहा था कि तिमाया की बंदूक की गोली जाकर सीधा बाघ के पिछले भाग में लगी। इस गोली ने बाघ को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने केनेथ पर पूरी ज़ोर से हमला कर दिया। इसमें केनेथ ने इसके इतने पास से बिल्कुल उसके मुंह में गोली मारी और तिमाया की दूसरी गोली इसके कंधे पर जाकर लगी। केनेथ बाघ के अटैक की लाइन से हट के जंगल की तरफ हल्का सा दौड़े और तिमाया की तीसरी गोली बाघ को ना लगकर केनेथ के पाँव के पास ज़मीन में जाकर लगी। इस सब के चलते बाघ उसी वक्त मारा गया और केनेथ की जान में जान आई। ये शिकार तिमाया ने किया था और वो मरे बाघ को देखकर नाचने लगा। वो लोग फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ निकल गए और मनन टॉडी और उसके आसपास के इलाके वालों को इस बाघ से मुक्ति दिलवाई। इस बाघ के बाद उस इलाके में कभी ऐसी घटना फिर दोबारा नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली कहानी आने तक मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबका ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।